सर्वेभ्यो नमो नमः। बीएचयू शास्त्री परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत ज्योतिष प्रश्नोत्तरी के द्वितीय भाग में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं द्वितीय भाग को। आज का पहला प्रश्न है, को योग इति कथ्यते। कौन योग कहलाता है, इसमें से कौन योग है? तो हम लोग देख रहे हैं कि पहला यमला लिखा हुआ है, दूसरा विकल्प है विशाखा, तीसरा विकल्प है पुनर्वसु और चौथा विकल्प है मृगशिरा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों में विशाखा, पुनर्वसु और मृगशिरा आते हैं, अर्थात ये तीनों नक्षत्र हैं। और ये जो पहला विकल्प है यमला, ये योग है, अर्थात इसका उत्तर यमला होगा। यमल योग, यमल संतति योग होता है, जुड़वा पुत्र योग जिसे बोलते हैं। आगे देखते हैं द्वितीय प्रश्न को। द्वितीय प्रश्न है, एतासु कान रिक्ता तिथि। इनमें से कौन रिक्ता तिथि नहीं है? तो रिक्ता, इसमें देखिए थोड़ा सा पीडीएफ में मिस्टेक हो रहा है, ये एतासु लिखा हुआ है। तो इसमें प्रथम विकल्प है 4, द्वितीय विकल्प है 15 और तृतीय विकल्प है 9, चतुर्थ विकल्प है 14। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो तिथियों की संज्ञाएं दी गई हैं उसमें नंदादि 5 संज्ञाएं दी गई हैं। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तो यदि आप लोगों को याद करना हो तो क्रम से कॉपी पे लिख सकते हैं आप लोग, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, और क्रम से नंदा के सामने 1, भद्रा के सामने 2, जया के सामने 3 और रिक्ता के सामने 4, पूर्णा के सामने 5, ऐसे करके लिखेंगे। फिर नंदा पे जाएंगे तो 6, भद्रा पे 7, जया पे 8, रिक्ता पे 9 और पूर्णा पे 10। ऐसे ही फिर 11, 12, 13, 14, 15 इस प्रकार से लिखेंगे। तो इस तरह से यदि लिखेंगे तो नंदा संज्ञक तिथियां कौन कौन हो जाएंगी? प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। भद्रा संज्ञक तिथियां होंगी द्वितीया, सप्तमी एवं द्वादशी। जया संज्ञक तिथियां होंगी तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। इसी प्रकार रिक्ता संज्ञक तिथियां होंगी चतुर्थी, नवमी एवं चतुर्दशी। और पूर्णा संज्ञक तिथियां होंगी पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या। तो यहाँ पे पूछा है कि एतासु कान रिक्ता तिथि, तो इसमें कौन सी रिक्ता तिथि नहीं है? तो इसमें जो 15 है अर्थात पूर्णिमा, वो क्या है? पूर्णा संज्ञक तिथि है, इसलिए ये 15 उत्तर हो जाएगा। दूसरा विकल्प सही है। देखिए गलती से इसमें उत्तर में नवमी लिख दिया गया तीसरे उत्तर को, लेकिन ये नहीं होगा। ये रिक्ता संज्ञक तिथि है 4, 9, 14, इसे आप लोग सुधार कर लीजिएगा। इसका उत्तर पूर्णिमा होगा। तृतीय प्रश्न है, कति नक्षत्राणि भवन्ति। थोड़ा पीडीएफ मिस्टेक है, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। तो दिया है कितने नक्षत्र होते हैं। तो ये जो अश्विनी आदि आप पढ़े हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी इत्यादि, तो ये 27 नक्षत्र ही होते हैं। आप लोग कहीं कहीं 28 पढ़ लिए होंगे। तो अभिजीत 2 नक्षत्रों के कुछ अंश को, एक के उत्तरार्ध को और एक के पूर्वार्ध को लेकर के बनाया जाता है या बनता है, जिसके स्वामी ब्रह्मा होते हैं। तो मूल रूप से 27 नक्षत्र ही होते हैं। तो इसका उत्तर 27 होगा। लेकिन देखते हैं, हम प्रथम विकल्प को देखते हैं। तो प्रथम विकल्प 12 है। तो 12 राशियां होती हैं और 12 ही हिंदी मास होते हैं, जिसे चैत्र, वैशाख वगैरह गिनते हैं हम लोग, वो भी 12 ही होते हैं। 8 दिग्गज होते हैं, अष्टवसु होते हैं। और जो ये 30 है वो 30 तिथियां नहीं है, 30 अंश होता है, जिसमें 30 अंश की एक राशि होती है ज्योतिष में। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, किम नक्षत्रम पंचकेन गणितम। कौन सा नक्षत्र पंचक नक्षत्रों में गणना नहीं किया जाता है? तथा पंचक पचका, जिसके बारे में हम लोग प्रथम भाग में चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें आता है धनिष्ठार्धोत्तरम पंच, अर्थात धनिष्ठा के जो धनिष्ठा नक्षत्र है उसके उत्तरार्ध से लेकर के 5 नक्षत्र, अर्थात धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। धनिष्ठा पूरा नहीं, धनिष्ठा का जितना मान है उसको 2 भाग में कीजिए। जो उत्तरार्ध भाग होगा बाद वाला, वो उसके बाद फिर आगे के 4 नक्षत्र, ये पंचक नक्षत्र में आते हैं। तो हमने जो पढ़ा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती,
तो इसमें से धनिष्ठा, रेवती और शतभिषा यहाँ उपस्थित हैं। सिर्फ पुष्य एक नक्षत्र है जो पंचक में नहीं आता, इसलिए ये पुष्य नक्षत्र इसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है मूल संज्ञकम किम नक्षत्रम नास्ति। मूल संज्ञक नक्षत्र कौन से नहीं हैं? मूल संज्ञक नक्षत्र कौन नहीं है? तो मूल आप लोग सुने होंगे ज्योतिष जगत में कि कोई भी किसी के घर में पुत्र या पुत्री का जन्म होता है तो पूछते हैं कि लड़का मूल में पड़ा है कि नहीं। ये वही मूल संज्ञक नक्षत्र, यह वही मूल गंडांत है। तो इसमें 6 नक्षत्र आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रेवती और अश्विनी, ये जो भी 6 नक्षत्र हैं वो 2-2 करके लगातार हैं क्रम से। रेवती और अश्विनी, ज्येष्ठा और मूल, श्लेषा और मघा। एक बार फिर से सुनिए, रेवती और अश्विनी, ज्येष्ठा और मूल, श्लेषा और मघा। तो यहाँ पे पूछा है कि मूल संज्ञक नक्षत्र कौन नहीं है, तो ज्येष्ठा, मूल और रेवती ये 3 तो हैं। अभिजित नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र नहीं है, इसलिए यहाँ पे अभिजित उत्तर हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं छठे प्रश्न पे। बोला सिंह राशि ही वर्तते। हाँ, अब देखिए आप लोग नाम पढ़े होंगे, नाम राशि, ये कैसे नाम बच्चे का मान लीजिए किसी नक्षत्र में जन्म होता है तो कैसे नाम रखते हैं, तो वही चीज है। तो बोला सिंह राशि ही वर्तते, तो यहाँ पे लोकमान्य प्रथम विकल्प है, लोकमान्य। इस पे चर्चा करते हैं थोड़ा विस्तृत। जो लोकमान्य दिया हुआ है, तो लोकमान्य का कौन सा नक्षत्र होगा, प्रश्न उठता है। तो कैसे देखेंगे, तो हम लोग जो पढ़े हैं चूचे, चोला, अश्विनी, प्रोक्ता, लीलू, लेलो, भरण्यथ इत्यादि जो श्लोक है उसके अकॉर्डिंग लीलू ले लो आ रहा है ना, तो लो से लोकमान्य अर्थात भरणी नक्षत्र है। अब आता है कि भरणी नक्षत्र है तो राशि कौन सी होगी, तो एक पंक्ति है, आप लोग यदि श्लोक में न याद कर पाए तो मस्ती में आप लोग याद कर सकते हैं। अश्विनी भरणी पदनिशेष कृत्तिका एक चरण है मेष, अर्थात अश्विनी भरणी पदनिशेष कृत्तिका एक चरण है मेष, अर्थात पूरा अश्विनी, पूरा भरणी और कृत्तिका का एक चरण ये मेष राशि कहलाते हैं। तो लीलू ले लो भरणी है, तो ये लो से भरणी लोकमान्य, तो भरणी मेष राशि हो जाएगा, सिंह राशि नहीं है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा है विकल्प दीनानाथ। अब दीनानाथ दिया है, फिर वहीं चूचे चोला अश्विनी प्रोक्ता को गणना करेंगे, उसमें देखेंगे कौन सा नक्षत्र है, तो शेषो दादी तु पूर्व भाग है, मतलब पूर्वा भाद्रपद है। तो दीनानाथ का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हुआ, तो भैया इसका कौन सा राशि है, हम एक और तरीका आप लोगों को बताएंगे, लेकिन अभी इसी में देखते हैं कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। तो पूर्वा भाद्रपद का कैसे होगा भाई, तो कैसे जानेंगे कि ये कौन सा राशि है, तो पूर्वा एक उत्तराचार सकल रेवती मीन विचार, अर्थात पूर्वा भाद्रपद का एक चरण, उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण और रेवती के चारों चरण, इनको क्या कहेंगे, मीन राशि कहेंगे। और ये क्या है, पूर्वा भाद्रपद का अंतिम चरण है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मीन राशि। तो ये भी सिंह राशि नहीं है, अर्थात ये भी उत्तर नहीं होगा। अब आता है मूल चंद्र। मूल चंद्र जो तृतीय विकल्प है, तो आता है, इसको फिर वहीं गणना करेंगे चूचे चोला अश्विनी प्रोक्ता में, तो यहाँ आएगा मामी मू में मघा स्मृता। तो मामी मू अर्थात मघा का तृतीय चरण से मूल चंद्र बन रहा है, तो मघा नक्षत्र तो आ गया, तो कौन सी राशि होगी, तो फिर वहीं गणना करेंगे। मघा पूर्व उत्तर पद एक, सिंह राशि पर करो विवेक, अर्थात मघा पूर्ण, पूर्वा फाल्गुनी पूर्ण और उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण, ये सिंह राशि कहलाते हैं। अर्थात मघा पूरा चारों चरण, पूर्वा फाल्गुनी के चारों चरण और उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण, ये सिंह राशि कहलाते हैं। और यहाँ पे ये मामी मुंह में मघा जो है ये पूर्ण है, तो यहाँ पे तृतीय चरण है, ये पूर्ण आ जाएगा, तो ये सिंह राशि हो, अर्थात इसका उत्तर यही होगा। अब आते हैं जगदीश। छठे प्रश्न के चतुर्थ विकल्प को देखते हैं, जो जगदीश दिया है। तो जगदीश जो है भेभो जाजी उत्तरा साढ़ा, तो ये उत्तरा साढ़ा का तृतीय चरण है। तो इसके लिए उक्ति को देखते हैं, उक्ति के अनुसार देखते हैं कि उत्तर 3 श्रवण पद वेद, 2 धनिष्ठा मकर विभेद, अर्थात उत्तरा साढ़ा के अंतिम 3 चरण श्रवण के
चारों चरण और धनिष्ठा के 2 चरण, ये शुरू के आरंभ के 2 चरण जो हैं 4 चरणों में से, ये मकर राशि में आते हैं। तो ये जो है उत्तराषाढ़ा का तीसरा अक्षर है, तो ये किस में आ जाएगा? मकर राशि में। तो इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा, अर्थात इसका उत्तर मूलचंद्र सही है। आगे देखते हैं 7वें प्रश्न को। 7वें प्रश्न को दिया है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे जातस्य राशिर्भवति, अर्थात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में यदि किसी बालक का जन्म होता है तो उसकी कौन सी राशि होगी? फिर वहीं आता है मूल पूर्व उत्तर पद 1 धनुष राशि पर करो विवेक, अर्थात पूरा मूल और पूरा पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा का पहला चरण ये धनु राशि होते हैं, अर्थात धनु राशि कहलाते हैं, धनु राशि के अंतर्गत आते हैं। तो ये पूर्वाषाढ़ा में जिसका भी जन्म होगा वो धनु राशि का बालक होगा, अर्थात उसकी राशि होगी धनु, अर्थात इसका उत्तर है धनु। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। अब उसे देखते हैं। दिया है क्षौर क्रिया निषिद्धा, तो क्षौर क्रिया कब कब नहीं करनी चाहिए, किस तिथि को नहीं करनी चाहिए? तो जो ग्रंथों में मिलता है वो ये है कि संध्या काल में क्षौर क्रिया नहीं करना चाहिए, अर्थात संध्या काल चाहे प्रातः संध्या हो या सायं संध्या, उस समय क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। रात्रि काल में क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, किसी पर्व पे क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, और विशेष रूप से रिक्ता तिथि को क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। रिक्ता तिथि अर्थात चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, और इसलिए यहाँ पे उत्तर होगा चतुर्दश्याम, क्षौर क्रिया चतुर्दश्याम निषिद्धा वर्तते। अब 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है हम लोगों का, यात्रायाम ग्राह्य नक्षत्रम स्वीक्रियते, यात्रा में किन किन नक्षत्रों को स्वीकृत किया गया है? अर्थात यहाँ पे देखना ये है कि क्या दिया है कि यात्रा में किन किन नक्षत्रों को स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पे एक श्लोक आता है, श्लोक है न षष्ठी न च द्वादशी नाष्टमी नो सीताद्या तिथि पूर्णिमामान रिक्ता हयादित्य मित्रेन्दु जीवांत्य हस्त स्रवो वा सवैरेव यात्रा प्रशस्ता। तो इसके अनुसार, इस श्लोक के अनुसार यदि हम देखते हैं, मूर्चिंतामणि का ये श्लोक है, तो इस श्लोक के अकॉर्डिंग शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को और बाकी दोनों पक्षों की षष्ठी, द्वादशी, अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी, चतुर्थी, पूर्णिमा और अमावस्या को यात्रा निषेध है। ये यात्रा निषेध है, इन तिथियों को यात्रा निषेध है। अब बोले कि अब आगे कहते हैं कि किन किन नक्षत्रों में यात्रा शुभ है, अर्थात ग्राह्य है, किसमें यात्रा को स्वीकार किया गया है? तो कहते हैं अश्विनी, पुनर्वसु, रेवती, अनुराधा, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्रों में यात्रा शुभ माना गया। एक बार फिर से सुनिए, अश्विनी, पुनर्वसु, रेवती, अनुराधा, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्रों में यात्रा शुभ माना गया है, अर्थात इसमें पुष्य नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये पुष्य नक्षत्र हमारा उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं 10वें प्रश्न पर। मकरस्थ चंद्रस्य वासो भवति, ये चंद्रवास को हम लोग पढ़ते हैं और चंद्रवास का फल भी कहा गया है। तो इसके बारे में एक सामान्य सा श्लोक है, मेषे च सिंहे धनु पूर्व भागे वृषे च कन्या मकरे च याम्ये युग्मे तुलायां च घटे प्रतीच्यां करकाली मीने दिशि चोत्तरस्याम। सीधी सी बात है, आप एक लाइन खींचिए, ऊपर में पूर्व मान लीजिए, नीचे पश्चिम, दाहिने दक्षिण और बाएं साइड में उत्तर, और दाहिने से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज लिखते चले जाइए। पूर्व में मेष, फिर दाहिने दिशा में जाइए वृष, फिर नीचे मिथुन, फिर बाएं कर्क, फिर वहीं पूर्व में सिंह, फिर कन्या, फिर नीचे तुला, फिर बाएं वृश्चिक, फिर ऊपर धनु, दाहिने मकर, नीचे कुंभ और बाएं मीन। इस हिसाब से यदि हम देखते हैं तो जो मकरस्थ चंद्रमा है उसका वास कहाँ होगा? तो मकर राशि हमारा कहाँ है? दक्षिण में।
अर्थात हमारा जो मकर में स्थित चंद्रमा है उसका वास दक्षिण दिशा में होगा। अब आगे चलते हैं 11वें प्रश्न पे। योगाः कति भवन्ति। तो 27 नक्षत्र होते हैं और 27 ही योग होते हैं। विष्कुंभ प्रीतिरायुष्मान सौभाग्य शोभनस तथा करके श्लोक है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये 27 ही योग होते हैं। 12वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिया चतुर्थी तिथि स्वामी कह। तो हमारे यहाँ तिथियों के स्वामी भी बताए गए हैं। तो तिथियों के स्वामी जो क्रम से कहे गए हैं उसके लिए एक सामान्य सा श्लोक है। तिथिसा वह्नि कौ गौरी गणेशो अहि गुहो रवि शिवो दुर्गान्तको विश्वे हरि काम शिव शशि। तो ये क्रम से शशि तक बताया गया है, पूर्णिमा तक, और अमावस्या के पितर स्वामी होते हैं। स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिएगा, हम उसको दे देंगे। और यहाँ पे देखते हैं प्रथम विकल्प जो गौरी है, गौरी तृतीया तिथि के स्वामी हैं। उसके बाद गणेश जो देख रहे हैं द्वितीय विकल्प, ये चतुर्थी तिथि के स्वामी हैं और यही उत्तर है हमारा। और आगे जो सूर्य है, आगे सूर्य किस तिथि के स्वामी हैं ये भी आप लोग इसमें स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से अग्नि को देखेंगे तो ये प्रतिपदा के हैं और जो ये सूर्य हैं वो सप्तमी तिथि के स्वामी हैं। आगे चलते हैं 13वें प्रश्न पे। पंचक संज्ञक नक्षत्रेषु किम न गणितम। पंचक संज्ञक नक्षत्रों में किसकी गणना नहीं है। तो धनिष्ठार्धोत्तरम पंच, ये जो हम पहले पढ़े हैं कि धनिष्ठा के उत्तरार्ध से लेकर जो अंतिम के 4 नक्षत्र और हैं धनिष्ठा को लेकर के 5, उसके उनमें जो नक्षत्र आएंगे वो पंचक नक्षत्र हैं। तो इसमें आपके शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद और धनिष्ठा तीनों आ जाते हैं, ये पंचक नक्षत्र हैं। कृत्तिका ही सिर्फ एक नक्षत्र है जो कि पंचक नक्षत्र नहीं है और यही हमारा उत्तर होगा। 14वें प्रश्न को देखते हैं। चंद्रमशः एका कला किम कथ्यते। तो सीधी सी बात है, हम लोगों के यहाँ गणना जो तिथि की होती है वो चांद्र से होती है, अर्थात चंद्रमा की जो एक कला है उसको हम तिथि कह सकते हैं। ये तिथि का एक भाग है, ये अंश, रात्रि, वासर इत्यादि नहीं होगा। अब आगे चलते हैं 15वें पे। गुरु पूर्णिमा कदा भवति। गुरु पूर्णिमा कब होती है। तो ये हम आप लोगों को बता दें कि आषाढ़ मास होता है उसकी पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और इसी तरह से वैशाख मास की पूर्णिमा को बुध पूर्णिमा कहते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन श्रावणी मनाया जाता है और रक्षाबंधन भी होता है। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दीपावली मनाया जाता है काशी में। और भाद्रपद की जो पूर्णिमा होती है उसमें महालयारंभ होता है। जन्मांग चक्रे कति भावा भवन्ति। 16वां प्रश्न है ये कि जन्मांग चक्र में कितने भाव होते हैं। तो ये 12 भाव होते हैं। तनुधन सहज सुहृद सुत रिपुजाया मृत्यु धर्म कर्म आय व्यय, ये 12 जो हैं ये भाव होते हैं। इसका उत्तर 12 होगा। आगे चलते हैं 17वें प्रश्न पे। योग संज्ञा को अभिधीयते। तो आप लोगों ने नक्षत्रों का नाम याद किया ही है। तो इसमें जो विशाखा है वो नक्षत्र है, जो शतभिषा है वो भी नक्षत्र है, मृगशिरा भी नक्षत्र है। सिर्फ परिघ है, परिघ जो है वो विष्कुंभादि योगों में आता है और इसका उत्तर परिघ होगा। आगे चलते हैं 18वें प्रश्न में। मेष राशिस्थ चंद्रवास, अर्थात 18वां प्रश्न है नक्षत्रेषु परिगणितो नास्ति। नक्षत्रों में किसकी गणना नहीं है। तो देखते हैं पुनर्वसु नक्षत्र है, अनुराधा भी नक्षत्र है, मघा भी नक्षत्र है। सिर्फ जो आयुष्मान है वो विष्कुंभादि योगों में आता है, तो आयुष्मान योग है, ये उत्तर हो जाएगा। 19वें प्रश्न पे चलते हैं। 19वां प्रश्न है मेष राशि स्थित चंद्रस्य निवासः कस्याम दिशि। मेष राशि में जब चंद्रमा निवास करता है या रहता है तो वो किस दिशा में वास करता है। पहले ही पढ़े मेषे च सिंहे धनु पूर्व भागे। तो मेष, सिंह और धनु राशि में जब चंद्रमा हो तो वो पूर्व दिशा में होता है। तो यहाँ पे इसका वास पूर्व दिशा में है, तो ये पूर्वश्याम दिशि, अर्थात मेष राशि स्थित चंद्र से निवास पूर्वश्याम दिशि भवति। 20वें प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न क्या है। पौर्णमासी तिथौ योगिन्याः वासः कुत्र भवति। ये थोड़ा डिटेल्ड है, थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि पूर्णमासी तिथि को योगिनी का वास कहाँ होता है, अर्थात किस दिशा में होता है।
तो देखते हैं इसमें इसमें भी एक श्लोक आया है। श्लोक हम बताने से पहले आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग इस पे देख लीजिएगा स्क्रीन पे, या फिर इसकी सारणी दे देंगे। जो पूर्व दिशा में प्रतिपदा और नवमी को पूर्व दिशा में योगिनी का वास होता है, तृतीया और एकादशी को अग्निकोण में, पंचमी और त्रयोदशी को दक्षिण दिशा में, चतुर्थी और द्वादशी को नैऋत्य कोण में, षष्ठी और चतुर्दशी को पश्चिम दिशा में, सप्तमी और पूर्णिमा को वायव्य कोण में, द्वितीया और दशमी को उत्तर दिशा में, अष्टमी और अमावस्या को ईशान कोण में। तो यहाँ पे जो पूर्णिमा तिथि को योगिनी का वास होगा वो वायव्य कोण में होगा। हम लोगों का उत्तर वायु कोण या वायव्य कोण, वायव्य कोण के स्वामी वायु देवता होते हैं तो इसको वायु कोण भी कह सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप सभी मित्रों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।